अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी जो हमारा आज का यूनिट है ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का, दैट इज़ अबाउट चैप्टर नंबर 3, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन एंड चेंज। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, डिज़ाइन एंड चेंज। इसमें इस चैप्टर में जो चीज़ें हमें थोड़ी सी सीखने के लिए मिलेंगी वो हम अंडरस्टैंड कर सकेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं थ्रू विच इट मैनिफेस्ट इटसेल्फ ऑब्वियसली, और रिलेशनशिप क्या है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी में और उसके स्ट्रक्चर में, ये भी हमें इसी चैप्टर से सीखने को मिलेगा। फिर उसका जो साइज़ है, टेक्नोलॉजी है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, ये सब चीज़ें कैसे इफ़ेक्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, ये भी हमें इसी चैप्टर में इस किस्म की चीज़ें कुछ सीखने को मिलेंगी कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कैसे कूप अप करता है वेराइटी ऑफ चेंज प्रोसेसेस को। वेराइटी ऑफ चेंजेस हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किए थे। सो लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। क्या ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर से आपको एक चीज़ वैसी जहन में आ रही होगी कि कैसे कोई चीज़ बनी है, ठीक है, कैसे किसी चीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो वो जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो बेसिकली उसका स्ट्रक्चर ही होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डेफिनेटिव वर्ड में बोलूँगी स्ट्रक्चर को, तो वो बेसिकली सेट ऑफ पीपल, प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस है कि लोगों का, प्रोसीजर्स का और प्रोसेसेस का, जो पीपल, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस, मतलब वो जो काम कर रहे हैं वो, प्रैक्टिसेस जो कर रहे हैं, रवायात जो इनकी वो, और उनका जो सेट है तरीक़ाकार जो है वो, और लोग, ये तीनों चीज़ें मिलकर स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रही होती हैं। ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम होता है, ऑब्वियसली एक सोशल सिस्टम होता है। सोशल बिकॉज इन द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क इज़ डन बाय द ग्रुपिंग ऑफ individual and activities they do into the some type of divisions or sections like departments, you can say that. So in order to achieve its goals and objective, organizations needs to have some way of dividing work up so that it can be allocated by the members of the organization for its execution as well, or work or the people who will manage and do it must be structured if chaos is not to ensure. The allocation of responsibilities, the grouping of workers, activities and the coordination and control of these are basic elements of what is called organizational structure. अगर इसकी definition जो बोल रही हूँ मैं, ये विल्सन और रोजनफेल्ड ने ये definition दी थी, फिर से repeat करती हूँ। The allocation of responsibilities, the grouping of worker, activities and the coordination and control of these are all basic elements of what is called an organization structure, which is the essence of social structuring of people and processes. आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को विद रिस्पेक्ट टू पीपल समझना ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ MSc HR स्पेशलाइजेशन, सो द फॉर्मल पैटर्न ऑफ योर इंटरेक्शन विद द सब्जेक्ट शुड बी अकॉर्डिंग टू द पीपल। अभी जो मैंने ये डेफिनेशन मैंने ख़ुद से बनाई हुई है अपनी आसानी के लिए, कह लो फ्रेगमेंटाइज की हुई, और आप लोगों को भी मैं यही डेफिनेशन फ्रेगमेंटाइज करके दे रही हूँ कि इट इज़ द सेट ऑफ पीपल, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस। प्रैक्टिसेस में ऑब्वियसली वही है जो अभी इन्होंने ज़रा औखे वर्ड में बताया था कि वही आपके जो आपने रोल्स एलोकेट करने हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करनी है अपने वर्कर्स को, बेसिक एलिमेंट्स बताने हैं, कोऑर्डिनेशन करना है, कंट्रोल करना है, वो आपकी प्रैक्टिसेस ही हैं। अब हम इसको ज़रा डायमेंशंस को इसकी डिटेल में देखते हैं कि स्ट्रक्चर्स की क्या क्या डायमेंशंस हो सकती हैं और स्ट्रक्चर कैसे जो है वो एक्सप्लेन होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन वेरी अलॉन्ग विद द डायमेंशंस। एन अर्ली बट इन्फ्लुएंशियल पीस ऑफ रिसर्च बाय ये दिया हुआ है पग, हिक्सन एंड हेनिक टर्नर ने ये दी थी रिसर्च, इन्होंने ये आइडेंटिफाई की थी डायमेंशंस। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर जो सबसे पहले इसकी जो एक डायमेंशन होती है, प्राइमरी डायमेंशंस हैं ये सारी इसकी 6 प्राइमरी डायमेंशंस हैं। इन्होंने कहा था स्पेशलाइजेशन होती है। स्पेशलाइजेशन इज़ द नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेशलिस्ट रोल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों को उनकी स्पेशलाइजेशन की बेस पर स्ट्रक्चर कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं, उनको इंडिविजुअल्स के ग्रुप्स बना देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पेशलाइजेशन, देयर एक्सपर्टीज, यू कैन से दैट। लाइक अकाउंट्स
आप उसमें अकाउंटिंग वाले लोगों को आपने डाल दिया, और जिन लोगों से आपने अकाउंट्स एंड फाइनेंस का काम करवाना था, लाइक एचआर में आपने जिन लोगों से रिक्रूटमेंट, हायरिंग, फायरिंग, शायरिंग करानी थी, सारा कुछ, तो वो आपने उनको एचआर में डाल दिया. देन देयर इज़ operations and other department as well. So standardization है. इसके बाद standardization, the number of regularly occurring procedures that are supported by bureaucratic procedure of invariable rules and processes. अच्छा, इसमें नंबर ऑफ रेगुलरली अकरिंग प्रोसीजर्स को हम क्यों स्टैंडर्डाइजेशन में देख रहे हैं? आप स्टैंडर्ड वर्क कर रहे होते हैं, यू आर प्रोड्यूसिंग सम स्पेसिफिक गुड्स एंड सर्विसेज इन योर ऑर्गेनाइजेशन, तो आप उस स्टैंडर्ड वर्क के अकॉर्डिंग आप अपने लोगों को डिपार्टमेंटलाइज कर देते हैं, लोगों के सेक्शंस बना देते हैं, ग्रुपिंग बना देते हैं, तो वो स्टैंडर्डाइजेशन होती है. लाइक जो लोग आपको लगेगा कि प्लांट पे वर्किंग कर रहे हैं, तो आपने उनको प्रोडक्ट की पैकेजिंग कर रहे हैं, तो वो पैकेजिंग में आ जाते हैं. जो लोग सेल्स एंड सप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेल्स एंड सप्लाई की टीम में आ जाते हैं. इस तरीके से आप उनको अकॉर्डिंग टू देयर टास्क स्पेशलाइज्ड कर देते हो. फॉर्मलाइजेशन, अच्छा ये सारी चीज़ें ना हैं वही, इधर से उधर घूमती हैं, लेकिन है बेसिकली डिपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ द इंडिविजुअल्स. फॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि आप रिटर्न रूल, प्रोसीजर और इंस्ट्रक्शन के थ्रू उनको फॉर्मलाइज कर देते हो थ्रू फॉर्मल प्रोसीजर. फॉर्मलाइजेशन का क्या बता रहा है यहाँ पे? फॉर्मल सेट ऑफ procedure, rules and regulations. So the extent to which the written rules and procedure, instruction and communications are set for the employees, so आप उसी हिसाब से उनको grouping भी उनकी कर देते हैं. configuration में ये होता है कि आप width और height of the role structure देखते हो, shape देखते हो role structure की, layers देखते हो role structure की, और आप उसके accordingly उनको set करते हो, उनकी departmentalization करते हो. For example, आपको ऐसा लगता है कि मैनेजर शुड नॉट बी अवेलेबल फॉर एवरीवन, तो आप उसको ऐसा रोल देते हो, ऐसी जॉब डेजिग्नेशन देते हो जिसके पास वर्कर फ़ौरन से नहीं पहुंच सकता, वो कुछ लेयर्स से होकर उस तक पहुंच रहा है. उसकी शेप, उसकी जॉब की ऐसी होती है कि वो कुछ लेयर्स से जाकर आप तक पहुंच रहा है. तो वो इसकी एग्जांपल है कॉन्फ़िगरेशन की. देन ट्रेडिशनलिज्म, मैं शायद एक स्किप कर गई हूँ. सेंट्रलाइजेशन है ना, सेंट्रलाइजेशन को. द एक्सटेंट टू विच अथॉरिटी टू मेक डिसीजन लाइज विद द अपेक्स, मतलब टॉप टू मैनेजमेंट. आप कितना सेंट्रलाइज्ड हैं, आपका फ्लैटर स्ट्रक्चर है, आपका डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होगा वो, और अगर आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर ज़्यादा है तो सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है. मतलब आपके पास कितनी एपेक्स स्ट्रेंथ है, टॉप टू बॉटम आने में आप कितनी लेयर्स लेकर निकलते हैं, दैट इज सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर. ट्रेडिशनलिज्म में क्या होता है? हाउ मेनी प्रोसीजर्स दैट आर अंडरस्टूड रादर देन हैविंग टू बी रिटन डाउन. मतलब टेसिट आप प्रोसीजर्स को ज़्यादा ले रहे हो, तो टेसिट प्रोसीजर्स वो होते हैं जो अंडरस्टैंडिंग होती है, मतलब आपको पता है कि ये काम ऐसे ही होगा. You know that there is no any written set of practices and procedures and rules and regulations, but you actually know that this work should be done in this way. So that is called traditionalism. इसकी एक एग्जांपल देती हूँ कॉमन सी, जो बड़ी अच्छे से फिर आपको ट्रेडिशनलिज्म की समझ आएगी, टेसेट की समझ आएगी. देखें, एक बात है कि आपको पता है कि आपने अपने बॉस से किसी भी काम की परमिशन लेनी है, ठीक है, और उस काम को आपने फिर एग्जीक्यूट करना है. लेकिन आप अपने बॉस से उस काम के यस होने के लिए उसके मूड के अकॉर्डिंग परमिशन लेते हो. देन यू आर यूजिंग योर टेसिट नॉलेज. आप अपने टेसिट नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, हिडन नॉलेज को यूज़ कर रहे हो, कि जिस वक्त उसका मूड अच्छा होता है उस वक्त आप परमिशन लेते हैं, एंड देयर इज़ अ यस. जिस वक्त उसका मूड बुरा होता है तब आप परमिशन लेने जाते हैं, देन देयर इज़ अ नो. सो दैट इज़ अनसेड, अंडरस्टूड कंट्रास्ट ऑफ रिटन. ये रिटन नहीं होता कि आपने अच्छे मूड पे लेना है, ठीक है, ये अंडरस्टूड होता है, अनसेड होता है. आप उस टाइम उस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करते हो जिस टाइम वो पॉसिबल हो सकती है. अच्छा, इनके रिजल्ट में एज अ रिजल्ट ऑफ रिसर्च डन टू कंफर्म दीज डायमेंशन, इन पर जब रिसर्च कंडक्ट की गई तो कुछ डायमेंशंस कंफर्म हुई, और वो डायमेंशंस जो कंफर्म हुई वो कुछ इस तरीके से थी. वो क्या थी? स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ एक बना, कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटीज़ एक बना, लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ वर्कफोर्स, सपोर्ट कंपोनेंट नंबर 4 पे आया. और यही डायमेंशंस फिर फाइनलाइज भी हुई थी कि ये स्ट्रक्चर की डायमेंशन होती है. स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ मतलब
फॉर्मल रूल रेगुलेशंस के लिए आपने जो एक्टिविटीज़ हैं इसमें आपकी स्पेशलाइजेशन भी आ जाती है, स्टैंडर्डाइजेशन भी और फॉर्मलाइजेशन भी, तीनों चीज़ों को स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटीज़ में लेगा। कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी में आप टॉप टू बॉटम इसको सेट करने के लिए कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी की तरफ आ गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को सेट करने के लिए आपने मैनेजमेंट और प्रोसीजर और इम्पर्सनल प्रोसीजर्स को सेटिंग कर दिया। सपोर्ट कंपोनेंट के लिए आप नॉन वर्क फ्लो की तरफ आ गए। नॉन वर्क फ्लो पर्सोनल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उन पर आ गए। दी रिलेटिव साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर नॉन वर्क फ्लो पर्सोनल परफॉर्मिंग एक्टिविटीज़ टेसिट एक्टिविटीज़ ऑक्सिलरी टू मेंटेन दी वर्क फ्लो को अच्छा करने के लिए बनाई जाती हैं जो। Then we have to come towards the models of structure. Models of structure में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर है वो है ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। आपको 14 प्रिंसिपल याद होंगे, उसमें उस 14 फाइल के जो 14 प्रिंसिपल थे उसमें उसने कुछ ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर का जिक्र भी किया हुआ है। वन ऑफ द बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज़ द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। ये जो टर्म ब्यूरोक्रेसी है ये कॉइन की गई थी 18th सेंचुरी में बाय द फ्रेंच इकोनॉमिस्ट, उसका नाम था विंसेंट दी गोर्ने। हाउएवर इट वाज द जर्मन सोशियोलॉजिस्ट मैक्स वेबर, उसने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आपने पढ़ा होगा, मैक्स वेबर ने अर्ली 20th सेंचुरी में ये एक्सप्लेन किया था कि ये जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है ये बेसिकली मैनेजमेंट स्ट्रक्चर होता है, काम को मैनेज करने के लिए चलाया जाता है। तो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर जो दिए गए थे उसमें सबसे मेन था ये मैक्स वेबर ने दिया ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इसमें आइडिया होता है, आइडिया ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी का आइडिया होता है, आइडिया ऑफ ऑफिस होता है, आइडिया ऑफ इम्पर्सनल ऑर्डर होता है। मतलब इसमें ज़रा फ्लैटर स्ट्रक्चर की चीज़ें कम आ जाती हैं। यहाँ पर आप आ जाए, ये फ्लैटर स्ट्रक्चर है, ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर है, स्पैन ऑफ कंट्रोल आ जाता है इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल 7 लोगों के पास है, इसमें स्पैन ऑफ कंट्रोल 3 लोगों के पास है एंड रेस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग ओवर देयर। ठीक है, जितनी लेयर्स ज़्यादा होती जाती है स्पैन ऑफ कंट्रोल उतना लिमिटेड होता जाता है। देयर आर नंबर ऑफ फंडामेंटल एलिमेंट्स टू दीज आइडियाज़ ऑफ रैशनल लीगल अथॉरिटी। रैशनल लीगल अथॉरिटी का आइडिया जो है वो कंटिन्यूस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑफिशियल फंक्शन बाउंड बाय द रूल, अ स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ competence, differentiation of functions, the organization of office, follow the principle of hierarchy, the separation of member of the administrative staff of ownership of production or administration, no appropriation of his or her official position by the incumbent। फिर उसके बाद अगर आप इस इधर देखें जैसे जैसे आप फ्लैटर स्ट्रक्चर में आते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल इंक्रीज होता है, जैसे जैसे आप टॉलर स्ट्रक्चर पर जाते हैं स्पैन ऑफ कंट्रोल डिक्रीज होता चला जाता है। स्पेशलाइज एंड डिवीजन ऑफ लेबर वर्क इज फाइनली डिवाइडेड बिटवीन वेल डिफाइंड एंड हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब और रोल्स। hierarchical arrangement of position, roles are hierarchical arranged with the single chain of command from the top of the organization to the bottom of the organization. A system of impersonal rule, the incumbents of roles or positions carry out their duties impersonally in accordance with the clearly defined rules. Impersonal relationship coordination of the activities relies heavily on the uses of rules, procedures, written records and on the decision of the lowest common superior to the people concerned. Other characteristic of bureaucracy identified by the Max Weber: selection of office solely on the basis of technical qualification, appointment not on election, remuneration obviously क्योंकि आप रेनोवेट होने के लिए काम कर रहे होते हैं। ये सब चीज़ें आपकी स्ट्रक्चर में आती हैं। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर में अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन यानी कि डिपार्टमेंटलाइजेशन है। ये डिपार्टमेंटलाइजेशन जो है ये वही है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं और कैसे जो है वो वर्क करेंगे। टॉल और फ्लैट ब्यूरोक्रेसीज की ऑब्वियसली समझ आ ही गई होगी आपको, इससे थोड़ा आइडिया भी हो गया होगा। Horizontal differentiation, the departmentalization of the work, obviously the decision on which
way to departmentalize frequently relies on the characteristic of the work to be done, the size of the organization, the physical location of its activities, and the need to maintain balance between high level strategic decision making and lower level operational imperatives. There are also issues to who has the power to decide and the consequences for gain or loss or power and influence given or given one type of structure against another. कुछ लोग जो हैं वो इसको most frequently found the ways of structure particularly in the stages of organization development when the early entrepreneurial phase is giving way to more settled phase. तो वहाँ पर आपको जो है वो ग्रोथ स्टेज में डिपार्टमेंट ज़्यादा मिल जाते हैं, अच्छे से मिल जाते हैं और some types of organizations such as national health services will have hospitals that have self-managed at a more localized level, which includes medical services, domestic and ancillary services, as well as finance and perhaps research and development also. So depending on the culture of the organization, customer services might be managed at a different level और डिपार्टमेंट भी फिर उसी लेवल पर ही बनाए जाते हैं. तो करेक्टरिस्टिक ऑफ वर्क टू बी डन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फिजिकल लोकेशन, ये सब चीज़ें मिलकर बैलेंस कर रही होती हैं कि आपने कितने डिपार्टमेंट्स बनाने हैं और कैसे बनाने हैं, और फिर वो मल्टी फंक्शनल होंगे, सोल फंक्शनल होंगे, या किसी प्रॉपर एक ही काम के लिए बनाए गए होंगे, सोल फंक्शन स्पेसिफिक टू दी फंक्शन होंगे. ठीक है, आई होप इसका थोड़ा सा आइडिया हो गया. डिपार्टमेंटलाइजेशन बिकॉज ऑफ बाय प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिपार्टमेंटलाइजेशन बिकॉज ऑफ नेचर, जैसे कि अभी हमने देखा. ये एग्जांपल है डिपार्टमेंट्स की. अच्छा जी, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसके डिपार्टमेंटलाइजेशन के बाद आ जाता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा, ये वो एग्जांपल्स अगर अच्छे से नज़र नहीं आ रही होंगी तो फिर वो आपको उसके लिए बुक को कंसल्ट करना पड़ेगा. मेरे पास तो हार्ड कॉपी है बुक की. मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है कि आपकी गवर्नमेंट, मतलब जो कस्टमर होते हैं बेसिकली, आप उनकी भी ग्रुपिंग करते हो और अपने फंक्शंस की भी ग्रुपिंग करते हो, और वो फंक्शंस और कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पैरेलल रखते हुए, मैट्रिक्स देखते हुए आप उनके डिपार्टमेंट बना देते हो. मतलब आई डोंट नो ये दिखाई दे रहा है या नहीं, मैं इसको ज़रा बड़ा करके दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ. देखें, ये फंक्शनल ग्रुपिंग है काम की, डिपार्टमेंट की. ये आपके कस्टमर हैं. अब जब आपका कस्टमर गवर्नमेंट है और मार्केटिंग करनी है, कस्टमर गवर्नमेंट है फाइनेंस करनी है, कस्टमर गवर्नमेंट है पर्सनल कैसे सेट करने हैं, कस्टमर गवर्नमेंट है ऑपरेशंस कैसे एग्जीक्यूट करनी है, फिर कस्टमर आपका यहाँ पर चेंज हो गया, फिर यहाँ पर कस्टमर, मतलब आप एक मैट्रिक्स वाइज, यहाँ पर मार्केटिंग गवर्नमेंट है, फाइनेंस और गवर्नमेंट है, यहाँ पर जो नेक्स्ट सेगमेंट है यहाँ पर ये एजुकेशन है और फाइनेंस है. इधर आप देख लें प्राइवेट कस्टमर है आपका और आप उसके लिए ऑपरेशंस को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. इस मैट्रिक्स में, सॉरी, मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर, इस मैट्रिक्स में एसेंस ऑफ मैट्रिक्स डिज़ाइन जो किया जाता है, दैट टिपिकल वर्टिकल हायरार्की इज ओवरलेड विद द हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर कॉमनली डिजाइन्ड अराउंड बिग प्रोजेक्ट्स. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर आ जाते हैं वापस कि ये इसके पोटेंशियल एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हुए हम स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर लेते हैं. तो वो होता है हमारे पास मैट्रिक स्ट्रक्चर. रिजिड ब्यूरोक्रेसी में एक आपका बॉस होता है और उसके बाद फिर डिफरेंट जो ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, देन वी हैव सबऑर्डिनेट्स एंड आफ्टर ऑल वी हैव लेबर. दी ब्यूरोक्रेसी विद द प्रोजेक्ट टीम्स. अब सब प्रोजेक्ट टीम्स में ऐसा होता है कि हम कुछ ओवरलैपिंग इंटरसेक्ट कर देते हैं, हेड्स बना देते हैं, टास्क फोर्सेस बना देते हैं. एक टास्क फोर्स आपकी यहाँ पर आ गई, फिर एक टास्क फोर्स आ गई जो सेकंड मिडिल लेवल पर आ जाती है, वो एक टास्क फोर्स होती है, देन देयर आर लेबर. ठीक है, ये मॉडल 3 था. मॉडल 4 क्या है? मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में आप ओवरलैप कर देते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन को रखते हैं और उसके बाद अपनी बेनिफिट्स और बेनिफिशियरी के अकॉर्डिंगली उसको आप ओवरलैप कर देते हैं. जैसे कि अभी मैट्रिक्स में मैंने आपको बताया ये मैट्रिक्स बने हुए थे. These are the matrix structure.
ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है डिफरेंट लूजली कपल्ड ऑर्गेनिक नेटवर्क के आपने अपनी लेबर को रखा और लेबर के साथ एक हेड को रख दिया और हेड डायरेक्ट जो है वो सीईओ के पास चला गया। दिस इज़ हाउ द लूजली कपल्ड ऑर्गेनिक नेटवर्क, लेबर के साथ आप एसोसिएटेड होते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स हैं जो आपको सिर्फ इनकी अंडरस्टैंडिंग लेनी है। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ये कॉल सेंटर का स्ट्रक्चर अक्सर ऐसा ही होता है, बहुत ज़्यादा लूज होता है और वो टीम की तरह से वर्क कर रहे होते हैं रादर देन सो मच स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर। ठीक है। न्यू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वर्टिकल नेटवर्क कुछ इस तरह से होते हैं कि आपके पास फर्म है, सप्लायर है और डिस्ट्रीब्यूटर है। मतलब आप एज ए मिडल मैनेजमेंट वर्क कर रहे होते हैं, मिडल मैन वर्क कर रहे होते हैं। कोर फर्म जो होती है वो मिडल मैन होती है, सप्लायर से सप्लाई ले रहे हैं, उसके बाद उस पर कुछ खुद प्रोसेसिंग कर रहे हैं, देन डिस्ट्रीब्यूटिंग टू दी मार्केट। डायनेमिक लूजली कपल्ड में इस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, देन प्रोड्यूसर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मार्केटियर्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सप्लायर। दिस इज़ हाउ। ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। देन स्ट्रक्चर, ये थ्योरी वगैरह तो आप नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। अभी आपने बस यहीं तक करना है, मॉडल्स ऑफ स्ट्रक्चर तक इसको अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही हो तो वो फिर आप मेरे से डिस्कस कर लें। ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। ये सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें थी। थैंक यू सो मच।